आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही हमने गुलाम वंश को प्रारंभ किया था। इसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके अंदर की कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में जो उसकी पुत्री जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा था कि 1240 ईस्वी के अंदर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कुछ शासक बने थे, जैसे कि बैराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। ये दोनों ही योग्य और गुणी शासक नहीं थे, इसलिए ये लंबे समय तक राजपाट नहीं संभाल पाए। तो 6 वर्ष के अंदर ये दोनों शासक जो थे, इनका पतन हो गया था। इसके बाद 1246 ईस्वी में हमने देखा था कि जो नसरुद्दीन महमूद था वो शासक बनता है। तो वो फिर भी ठीक था इनकी तुलना में। तो उसने अपने शासनकाल को 20 वर्ष तक फिर भी वो खींचता रहा और 20 वर्ष तक गुलाम वंश को चलाए रखा उसने। इसके बाद गुल नसरुद्दीन महमूद के समय में ही हमने पढ़ा था कि जो इसका दरबार था उसके अंदर नायाब मुमलिकात के पद पर कौन आसीन था? बलबन आसीन था। एक व्यक्ति था, उसका नाम बलबन था। और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करवा दिया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया था। बाद में 1266 ईस्वी के अंदर नसरुद्दीन जो महमूद है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो बलबन था उसने जो तुर्कान चहलगानी था, उसके अंदर जो अमीर थे, तुर्क सरदार थे, तो उनके सहयोग से क्या किया, गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो गयासुद्दीन बलबन के बारे में होगी। इसमें हम देखेंगे कि बलबन कौन था, कहाँ से आया था, उसके क्या क्या नीतियाँ थी, उसने प्रशासन के लिए कौन कौन से काम किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बलबन जो है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इसका शासनकाल था वो 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक था। अब बलबन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब वो छोटा था बलबन, तो किसी गांव में रहा करता था। उस गांव पर मंगोल का आक्रमण हुआ, तो गयासुद्दीन बलबन को वहां से वो मंगोल उठाकर ले जाते हैं। और उठाकर ले जाने के बाद वो उसको गजनी के मार्केट में ले जाते हैं, जहाँ पर कि दास का व्यापार होता था, यानी कि गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो वहाँ पर गजनी के बाज़ार के अंदर एक व्यक्ति था, ख्वाजा जमालुद्दीन। तो ख्वाजा जमालुद्दीन ने क्या किया था कि उसको बलबन को ख़रीद लिया था गजनी से। और गजनी से ख़रीदने के बाद वो उसको कहाँ पर ले आया? दिल्ली के अंदर ले आया। अब दिल्ली के अंदर उस समय किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। तो इल्तुतमिश अपने ग्वालियर अभियान के लिए गया हुआ था। तो रास्ते में आते वक्त उसकी नज़र किस पर? बलबन पर पड़ती है, और उसने बलबन को ख़रीद लिया था। तो बलबन को किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने खरीदा था, यानी कि बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। अपनी योग्यता और जो भी उसके अंदर गुण थे उसके बल पर जो बलबन है वो अपने जीवन काल के अंदर, यानी कि जब इल्तुतमिश के समय के अंदर वो महत्वपूर्ण पदों पर बना रहा। इल्तुतमिश ने उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने दरबार के अंदर, उसको अमीर शिकार बनाया। उसके बाद जो उसकी बेटी शासिका बनी रजिया सुल्तान, तो उसने भी उसको अमीर शिकार के पद पर रखा। इसके बाद के जो शासक हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि बैराम शाह, तो इसके शासनकाल में वो अमीर आखूर के पद पर रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शासक बना था 4 वर्ष के लिए, तो उसके शासनकाल में भी अमीर हाजिब के पद पर रहा। और जो इसका दामाद था नसरुद्दीन महमूद, जिसके साथ किसने अपनी पुत्री का विवाह किया था, ये 20 वर्ष तक जब शासक रहा था। तो ये जो बलबन है अमीर हाजिब के पद पर था उसके समय पर। तो देख रहे हैं कि इसका जो दरबार के अंदर जो राजनीतिक इसका अनुभव है वो काफ़ी अधिक है। उसके बाद 1266 ईस्वी के अंदर नसरुद्दीन जो महमूद है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके मरने के बाद जो बलबन है, जो दरबार के अंदर अमीर सरदार हुआ करते थे, तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य थे, तो उनके सहयोग से गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। और दिल्ली की जो गुलाम वंश की राज सत्ता है उसको संभाल लेता है। और शासक बनने के बाद उसने अपना जो वंश था उसको नाम दिया, बलबनी वंश का नाम दिया, और बलबनी वंश की स्थापना की। यानी कि मेरे बाद जो भी शासक बनेगा, मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे, तो बलबनी वंश को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से उसने स्थापना कर दी बलबनी वंश की। अब जो ये बलबन था, ये अपने आप को क्या समझता था? उच्च जाति का समझता था, और जातीय भेदभाव भी बहुत अधिक करता था। अब बचपन में तो इसको मंगोल उठा ले गए थे, तो पता नहीं था ये क्या था क्या नहीं था। फिर भी ये अपने आप को क्या दर्शाता था? ये जो ईरान के शासक थे, एक राजवंश हुआ करता था वहाँ अफरासियाज, तो उसके अपने आप को वंशज कहता था ये, कि मैं अफरासियाज का वंशज हूँ।
और अफरासियाज का जो जिक्र है वो एक लेखक है फिरदौसी, उनकी एक पुस्तक है शाहनामा, उसके अंदर मिलता है। और जो इसके बेटे थे और जो उनके यानी कि पुत्र हुए, इसके पोते थे पौत्र, तो उनका नाम भी इसने उसी राजवंश के जो महाराज हुए थे, शासक हुए थे, उनके नाम पर ही रखा, जैसे कि कै खुसरो, कैकुबाद उनके नाम पर रख दिया। और ये जातीय भेदभाव तो करता ही था और अपने आप को बहुत ज़्यादा कुलीन राजवंश का शो करता था ये। तो इसलिए इसने क्या किया, जो भी इसके दरबार के अंदर जो भी उच्च पद थे या कोई भी आम पद थे, वो किसको दिए जाते थे, वो हमेशा ही कुलीन व्यक्तियों को दिए जाते थे। साधारण इंसान को ये कुछ नहीं समझता था। साधारण इंसान के बारे में तो ये कहता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी उत्तेजित हो जाती है, मेरा मन करता है कि भाई तलवार लूँ और इसको मृत्युदंड दे दूँ। आम लोगों के बारे में इसकी ऐसी धारणा थी। तो ये क्या करता था, जो अमीर घराने के व्यक्ति थे तो उनको ही अपने प्रशासन के अंदर पदों पर आसीन करता था ये। और ये अपने आप को यानी कि खुदा की परछाई समझता था। परछाई मतलब ये इसका कहना था, इसका जो राजपाट था वो किस सिद्धांत पर काम करता था, देवीय सिद्धांत पर काम करता था। देवीय सिद्धांत यानी कि जो राजा होता है वही क्या है, वही भगवान है। ये अपने आप को ऐसा समझता था। और ये दरबार के अंदर जो ईरानी परंपरा के अनुसार इसने क्या किया था, वहाँ पर अपने दरबार की साज सज्जा करवाई, यानी कि दरबार को अच्छे से इसने सजाया। इसके अलावा इसने सिक्के जो बनवाए थे उसके ऊपर खुद को यानी खलीफा का नाम उसके ऊपर गुदवाया इसने। ये इसके कार्य थे जो कि ये शासक बनने के उपरांत इसने किए थे। इसके बाद देखिए और क्या क्या किया था। इसके बाद बलबन ने जो 40 तुर्की सरदारों का संगठन हुआ करता था, जिसे हम तुर्कान चहलगानी बोलते हैं, जिसका प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो बलबन इल्तुतमिश के समय से ही देख रहा था कि जो राजपाट है उसके अंदर काफ़ी हस्तक्षेप करते हैं ये तुर्कान चहलगानी। जैसे कि उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने आदेश दिया था कि मेरी जो पुत्री है वो शासिका बनेगी, लेकिन जो तुर्कान चहलगानी समूह के जो सरदार है उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र करके उसके बेटे को वो बना दिया था सुल्तान। तो बलबन अच्छी तरह समझता था कि ये जो तुर्क सरदार हैं ये काफ़ी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, ये किसी की सत्ता को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो शासक बनने के साथ इसने सर्वप्रथम क्या किया था कि ये जो तुर्कान चहलगानी समूह था तो इसका अंत कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त करने वाले शासक का क्या नाम था, तो वो था बलबन। तो बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा बलबन के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि उस समय में बंगाल के अंदर विद्रोह हुआ था। अब बंगाल जो है उसकी पोजीशन जो है वो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर कोई भी किसी को सूबेदार बनाया जाता था या इक्तेदार बनाया जाता था तो क्या करता था, थोड़े ही समय बाद खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता था कि मैं तो काफ़ी दूर हूँ दिल्ली से, कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। तो इसलिए जो बंगाल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ करते थे, विद्रोह हुआ करते थे। तो बंगाल की उस समय जो राजधानी थी लखनऊ थी, उसको इस कारण से विद्रोह का नगर भी कहा जाता था कि कोई भी इक्तेदार या वहाँ का सूबेदार बनता था तो कुछ समय के बाद वहाँ पर विद्रोह प्रारंभ कर देता था। तो बलबन के समय में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर एक सूबेदार था जिसका कि नाम था तुगरील खान बेग था। तो उसको भेजा तो गया था सूबेदार बनाकर, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, कह दिया कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अलग से स्वतंत्र शासक हैं। इसके बाद बलबन ने क्या किया कि जो अवध का सूबेदार था अमीन खान को बुलाया और उसको बंगाल भेजता है इस विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन अमीन खान जो है वहाँ जाकर विद्रोह इसके अंदर असफल हो जाता है, विद्रोह को दबा नहीं पाता। इसके बाद अमीन खान पहुँचता है दरबार के अंदर, बलबन के सामने कहता है कि मैं असफल हो गया, इस विद्रोह को दबा नहीं पाया। तो ये सुनते ही बलबन उसकी हत्या कर देता है और जो उसका कटा हुआ सर है उसको अयोध्या के दरबार पर लगा देता है, खाली ये दिखाने के लिए मैं बहुत ही कठोर शासक हूँ, जो मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ऐसी बलबन की सोच थी। अब विद्रोह तो फिर भी चल ही रहा था बंगाल में, तो इसके लिए क्या करता है कि जो बलबन है वो एक व्यक्ति था मलिक मुकदिर नाम से, तो उसके सहयोग से यानी कि दोनों मिलकर वहाँ बंगाल में जाते हैं और इस विद्रोह का दमन कर देते हैं वहाँ पर। अब इस विद्रोह के दमन में जो ये व्यक्ति था मलिक मुकदिर, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए मलिक मुकदिर को जो बलबन है वो एक उपाधि प्रदान करता है, जिसका नाम उपाधि का नाम था तुगरिल कुश, यानी कि तुगरिल की हत्या करने वाला। तो ये उपाधि उसको प्रदान कर दी।
अब बंगाल जो है वो फिर से दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया गया और बलबन ने अपने बेटे जिसका नाम कि बुखरा खान था उसको बंगाल का सूबेदार वहाँ पर नियुक्त कर दिया और खुद चला आता है कहाँ पर, दिल्ली में। तो बलबन के शासनकाल में अन्य विद्रोह भी हुए थे, जैसे कि मेवात के अंदर कटिहार, दोआब और पंजाब के क्षेत्र में विद्रोह हुए थे। लेकिन बलबन ने क्या किया था, इनको सफलतापूर्वक इन विद्रोह का दमन कर दिया था। अब इन विद्रोह का दमन करने के बाद बलबन ने अपने पूरे साम्राज्य को कंसाइज किया, एक छत्र यानी कि लेके आया उनको और शांति स्थापित की। और ये शांति स्थापित करने के बाद उसने दो महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछी भी जाती है। और वो दो उपाधियां कौन कौन सी थी, एक तो थी जिले इलाही और एक थी नियाबत ए खुदाई। जिले इलाही यानी कि यही कि ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिरूप या ईश्वर की रोशनी, इस तरह की ये उपाधियाँ इसने धारण की। क्यों धारण की? क्योंकि ये खुद को दिखाना चाहता था कि मैं जो हूँ वो ईश्वर का ही प्रतिरूप हूँ। इसका शासनकाल जो था वो इसने यही सिद्धांत अपनाया था कि जो सम्राट है वो क्या होता है, वो खुद ही ईश्वर है, वो खुद भगवान है। उसने सुल्तान के पद को पैगंबर जो था, पैगंबर मोहम्मद थे, उसके बाद में दूसरे स्थान पर रखा। उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा तो पैगंबर हो गए, उसके बाद जो होता है, जो मुख्य कर्ता धर्ता है इस धरती पर, वो कौन होता है, वो सुल्तान होता है। और इसके लिए इसने खुद को कठोर दिखाने के लिए क्या किया था, दरबार के अंदर कह दिया था कि कोई भी शराब पीकर नहीं आएगा और किसी भी तरह का हंसी मजाक दरबार के अंदर नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगा दी। और इसने दो महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत भी की थी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछी जाती है। वो प्रथाएं कौन कौन सी है? सिजदा व पेबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। अब खुद को इसने ईश्वर का प्रतिरूप दिखा दिया था, तो ये चाहता था कि जो सुल्तान का स्वागत है वो भी इस तरह से किया जाए जैसे कि भगवान का किया जाता है। तो इसके लिए इसने सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अंदर क्या था कि घुटनों के बल बैठकर सिजदा के अंदर तो धरती को जैसे माथे को धरती पर टच करते हैं जैसे मंदिर या मस्जिद में, उस तरीके से सम्राट का स्वागत करेगा कोई भी आएगा तो। और पेबोस यानी कि सम्राट के चरणों को चूमना, तो ये प्रथा इसने प्रारंभ की थी। और इसने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, अपना खौफ यानी कि पूरे भारतवर्ष में कायम करने के लिए इसने क्या किया था, रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। रक्त और लौह, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो ये गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ त्यौहार जो कि पारसियों का महत्वपूर्ण त्यौहार था, इसको फारसी रीति रिवाज से बनाना प्रारंभ करवा दिया था। तो इसके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अलावा भी इसने बहुत से कार्य किए थे कि हमने देखा था रजिया सुल्तान के चैप्टर में कि उस समय मंगोल आक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ चुका था। जैसे पंजाब तक वो आ भी गए थे लेकिन वापस लौट गए थे, लेकिन मंगोल आक्रमण का खतरा हमेशा से ही बना रहा था। तो इसके लिए बलबन ने क्या किया था कि एक तो जो बाउंड्री थी जहाँ भी उसका साम्राज्य ख़त्म होता था तो वहाँ पर एक किलों की तारबंदी करवा दी थी वहाँ पर, और बड़ी संख्या में इसने किलों का निर्माण करवाया और उसके अंदर खूब मात्रा में सेनाएं रखी जाती थी वहाँ पर। और जो क्षेत्र था, जो सीमा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था जहाँ से कि मंगोल आक्रमणकारी आते थे, तो उसको दो भाग में विभक्त कर दिया। अब जो लाहौर, मुल्तान, दीपापुर ये क्षेत्र है, ये उसने अपने बेटे जिसका नाम कि शहजादा मोहम्मद था तो उसको दे दिए ये क्षेत्र, ताकि वो मंगोल आक्रमण से वहाँ सुरक्षा करे। और इसके अलावा उसके साथ विशाल सेना भी रखी जाती थी। जो सुमन, समाना और कच्छ का क्षेत्र था, गुजरात वाला क्षेत्र था, ये बुखरा खान को दे दिया। लेकिन बाद में भी यहाँ पर मंगोल आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के दौरान जो शहजादा मोहम्मद है उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये इसने मंगोल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल के अंदर। इसके अलावा सैन्य विभाग जो कि इसकी सेना थी, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए बलबन ने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसे कि दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था कि दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। इसके अलावा इसको गुप्तचर व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी जिसे कि दीवाने बरीद कहा जाता है। अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने क्या किया था, हर जगह पर जासूस फैला दिए थे कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो आके किसको सूचित करेंगे, वो करेंगे सुल्तान को। तो ये इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे।
इसके अलावा इसके दरबार के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कवि भी रहा करते थे, फारसी के कवि थे। एक तो था आमिर खुसरो, जिसे तोता हिंद भी कहते हैं, और एक था अमीर हसन। ये दो महत्वपूर्ण कवि इसके दरबार में रहा करते थे। अब जो मृत्यु है गयासुद्दीन बलबन की, वो 1286 ईस्वी के अंदर हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पोता था, जो पौत्र था, जिसका कि नाम केकुबाद था, वो इसका उत्तराधिकारी बनता है। वो कुछ ही समय तक शासक रहा था। तो इसी समय में, कैकुबाद के समय में, जो एक इसके पद पर एक आसीन था व्यक्ति, जिसका नाम आरिज मुमालिक था, जिसका कि नाम क्या था, मलिक फिरोज था, जिसे जलालुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्या किया था कि 1290 ईस्वी के अंदर इस केकुबाद की हत्या कर दी थी और राज सत्ता को हथिया लिया था। और इसके बाद वो किस वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो खिलजी वंश का प्रारंभ होगा, जिसका कि संस्थापक कौन हो गया, मलिक फिरोज, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। तो इस तरह से कैकुबाद की मृत्यु के बाद हमने देखा कि जो गुलाम वंश चला आ रहा था दिल्ली सल्तनत में, उसका अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में खिलजी वंश के साथ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।